नमस्कार दोस्त, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन से जनन प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, भोजन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल या एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसका सही उत्तर होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन प्रणाली। नेफ्रॉन गुर्दा यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई है और नेफ्रॉन वह संरचना है जो वास्तव में रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया में मूत्र उत्पन्न करती है। सबसे उन्नत नेफ्रॉन वयस्क गुर्दे या मेटानेफ्रोस भूमि कशेरुकियों जैसे सरीसृप पक्षियों और स्तनधारियों में पाए जाते हैं। गुर्दे में उत्पादित अमोनिया या तो मूत्र में उत्सर्जित हो जाती है या गुर्दे की नसों के माध्यम से प्रणालीगत परिसंचरण में वापस आ जाती है। तो नेफ्रॉन का मेन काम क्या है, मेन कार्य क्या है? उसका मेन काम है रक्त को साफ करना, अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को निकालकर मूत्र के रूप में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? Which of the following provides color to human skin? Which of the following provides color to human skin? ऑप्शन से मेलानिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या क्लोरोफिल। और इसका सही उत्तर होगा मेलानिन। हमारा अगला सवाल है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथि उस तरह की ग्रंथियां होती है जो हमारे बॉडी के अंदर रहती हैं। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑप्शन से पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि या हाइपोथैलेमस या अधश्चेतक। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। और इसका सही उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क में होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि मतलब मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह ग्रंथि सारे शरीर को नियंत्रित करती है और इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है। एसटीएच हार्मोन क्या? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि से दूसरा हार्मोन टीएसएच निकलता है, जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और टीएसएच क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दो तरह के हार्मोन एसटीएच और टीएसएच किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसमें एसटीएच का काम क्या है? शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करना यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और टीएसएच क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ने के लिए। और इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है यानी मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्लैंड है यानी ग्रंथियां हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करके रखता है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेन में प्लेस क्या है, लोकेशन क्या है, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? Which cells of human body are often called soldiers of the human body?
ऑप्शन से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, या आरबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। और इसका सही उत्तर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स या प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी कहते हैं, या फिर ये इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो संक्रामक रोग और विदेशी आक्रमणकारियों दोनों के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में शामिल होती है। यानी डब्ल्यूबीसी बेसिकली काम क्या करती है, जो भी संक्रामक रोग है उसके विरुद्ध ये लड़ाई करती है, या फिर विदेशी यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आता है उसके खिलाफ ये खड़ी रहती है। यानी विदेशी आक्रमणकारी फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाए तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी ही इसके अगेंस्ट खड़ी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में 3 मुख्य उप प्रकार शामिल हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बहुशक्तिशाली कोशिकाओं से निर्मित और प्राप्त होती हैं, जिन्हें हेमेटोपाइटिक स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स रक्त और लसिका प्रणाली सहित पूरे शरीर में पाए जाते हैं। सभी श्वेत रक्त कोशिकाओं में नाभिक होता है, जो उन्हें अन्य रक्त कोशिकाओं, न्यूक्लियोटाइड, आरबीसी और प्लेटलेट से अलग करता है। और यहाँ पॉइंट आउट करने वाला बात है कि डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस मिलता है, यानी नाभिक होता है, जो आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं होता है न्यूक्लियस, और इसलिए डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट से अलग है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? Which tissue transports food to different parts of a plant? ऑप्शन है पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम या उपयुक्त सभी। फिर से सुन लीजिए ऑप्शंस, पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम और या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा फ्लोएम। फ्लोएम से फल बनता है और फल पत्ते में होता है, यानी कि किसी भी पेड़ पौधा जो जिसके पत्ते हरे हों वहाँ फल तैयार होता है, उस फल से फ्लोएम बना और वही फल बाकी सभी जगह पूरे उस पेड़ के पार्ट्स में पहुंचता है। कहाँ से? पत्ते से होते हुए। और फल कहाँ बनता है? पत्ते में। इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फ्लोएम से फल, और फल पूरा शरीर मतलब फल जो है खाना, यानी कि फल खाना जो पेड़ के पत्ते में बनता है और ये पूरे शरीर में फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ फ्लोएम। यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, और जो आपका आसमानी नीला कलर है वो फ्लोएम है और जो लाल कलर है वो जाइलम है। अगर जल रहा, किसी भी पेड़ का जल रहा, तो यहाँ उसका लोकेशन देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ कहाँ पर है और किस किस रूप में है। जैसे जड़ में स्टार जो है, लाल कलर का जो स्टार है वो जाइलम है, और उसके आसपास जो आसमानी ब्लू कलर में है वो फ्लोएम है। उसी तरीके से पत्ते में भी आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन। उसी तरीके से आप तना जो स्टेम है उसमें भी आप देख सकते हैं दोनों का लोकेशन। हमारा अगला सवाल है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? इन विच ह्यूमन टिश्यू देयर इज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ? इन विच ह्यूमन टिश्यू देयर इज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ? ऑप्शन से उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू या तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। फिर से सुन लीजिए सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? मतलब जन्म होने के बाद हर टिश्यू, हर सेल्स का विभाजन होता है, लेकिन एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर कोई भी विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। तो आपको उत्तर देना है, और इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू यानी नर्व्स। इसके अंदर जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला सवाल है, नवजात बच्चों को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? When is BCG वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बॉर्न बेबी? ऑप्शन से जन्म के तुरंत बाद, जन्म के महीने भर बाद, जन्म के 48 घंटे के अंदर, जन्म के 7 दिन के अंदर।
immediately after birth, 1 month after birth, within 48 hours of birth, within 7 days of birth। और इसका सही उत्तर होगा जन्म के 48 घंटे के अंदर, विदिन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन का टीका एक टीका है जो मुख्यतः यक्षमा यानी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है। बीसीजी को किस लिए दिया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए। और ये बच्चों को 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। बच्चे के जन्म के 48 घंटे के अंदर बीसीजी के टीकों को दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर ग्राम? निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन से केला, मूंगफली, सोयाबीन या सेब, बनाना, ग्राउंडनट, सोयाबीन या एप्पल। और इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और प्रोटीन किस काम आता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए काम आता है। यानी कि प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारे शारीरिक डेवलपमेंट के लिए। हमारा अगला सवाल होगा, होम्योग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन? ऑप्शन से लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आयरन यानी लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के कार्य। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन तथा भंडारण है, जो निम्न प्रकार से होता है। मतलब एक का काम ऑक्सीजन का परिवहन कराना होता है और दूसरे का काम उसका भंडारण करना होता है। तो फेफड़ों में आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यानी HbO2। रक्त परिसंचरण के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को देता है। मायोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन भंडार के रूप में सुरक्षित रहती है। रक्त को कोशिका की उपापचयी क्रियाओं के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मायोग्लोबिन उसे उपलब्ध कराता है। ध्यान देने वाला बात है। होम्योग्लोबिन अन्य एमिनो अम्लों के साथ कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त करके रक्त परिसंचरण के साथ फुफ्फुस में पहुंचाता है। फुफ्फुस में गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और उसके स्थान पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तथा वह चक्र चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कार्य क्या क्या है। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है और मायोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना है। यानी कि एक का काम भंडारण का है ऑक्सीजन को लेकर और एक का काम उसके परिसंचारण के लिए है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? विच फाइबर इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन से पटसन, रेशम, ऊन या कपास, जूट, सिल्क, वुल या कॉटन। और इसका सही उत्तर होगा सिल्क, रेशम। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।